हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है। तो देखिए, जो चैप्टर 2 है उसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। क्या नाम है उसका? आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इस पे 20 लाख साल पहले या लाखों वर्ष पहले जो लोग थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, और हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। यानी कि वो लोग शिकार करके और जंगल से मिलने वाले फल फूलों को इकट्ठा करके उन पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम उन्हें खाद्य संग्राहक या आखेटक इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो भोजन एकत्रित करने की विधि थी उसी के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते थे। फ्रेंड्स, अभी आप बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि हिस्ट्री हो सकता है बहुत से लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन जब आप इसे एज अ स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगी। अब देखिए, ये जो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियाँ जो होती थी उनको पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे। इसके अलावा ये पेड़ों से मिलने वाले फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठे करते थे और उनको अपने भोजन के रूप में खाते थे। अब देखिए, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एक गर्म देश है, तो इसमें जो पेड़ पौधे हैं उनकी अगिनत, मतलब बहुत असंख्य कह सकते हैं हम, प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जो पेड़ पौधे थे ये खाद्य पदार्थों के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे उस टाइम में। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी, ये सब कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कई ऐसे जानवर होते हैं जो इंसान से ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर इंसानों से ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। इसके अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो अगर हम पेड़ पौधों से खाना जुटाना चाहते हैं तो इसके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं जो विषैले होते हैं। इसके अलावा हमें जो फलों के पकने की समय है, यानी कि किस समय पे कौन सा फल पकता है, इस समय की जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके देखिए कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर एक ही जगह पर रहेंगे, वो कुछ उत्पाद तो करते नहीं थे, जो मिलता था उसे इकट्ठा करके खा लेते थे। तो अगर जब वो एक ही जगह पर खाते रहेंगे तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तो क्या होता था, फिर उनको भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो एक कारण तो इनके घूमते रहने का ये हो गया। अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो देखिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, यानी कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि अगर हम मवेशियों की बात करें तो वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर जो शिकारी जानवर होते हैं वो अपना शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर विचरण करते रहते हैं जंगलों में। तो ये जो जानवर होते थे, इनका शिकार करने के लिए जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो इनके पीछे पीछे जाते थे, इसलिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यानी कि तीसरे कारण की, तो देखिए, जो पेड़ और पौधे होते हैं उनमें फल और फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर फल के आने का एक अलग निश्चित समय होता है, एक अलग मौसम होता है। इसलिए जो लोग होते थे उनकी तलाश में
उपयुक्त मौसम यानी कि जो सही मौसम है उसके अनुसार उसी इलाके में चले जाते थे। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो गया। और जो चौथा कारण है वो ये कि पानी की खोज में, देखिए पानी के बिना कोई भी प्राणी हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। और जो पानी होता है वो या तो हमें मिलेगा झीलों में, झरनों में या नदियों में। हालांकि कुछ नदी और झील ऐसी होती है जिनका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी मिलता है। इसलिए जो ऐसी नदियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में पानी मिलता है और बाकी के समय वो सूखी रहती हैं, तो ऐसे किनारे मतलब ऐसी नदियों के किनारे जो लोग बसे होते थे वो क्या करते थे, सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाते थे। ये तो थे 4 मुख्य कारण। इसके अलावा हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाते होंगे, तो ये कारण भी हो सकता है कि इनका एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने योग्य है, वो ये कि ये जो जितनी भी ये लोग यात्रा करते थे या जाते थे यहाँ से वहाँ, ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। तो आई होप आपको जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के घूमते रहने के जो कारण थे मुख्य 4, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमें जो आरंभिक मानव है, यानी कि जो इस उपमहाद्वीप पे लाखों वर्ष पहले रहते थे, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदाई की या फिर खोज की, तो उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो किया करते थे। हो सकता है कि ये लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन उनमें से जो कुछ पत्थरों के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। अब देखिए इस समय में क्योंकि पत्थर के जो उपकरण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये जो लोग थे ये ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर इन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, और जिन जगहों पे ये पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं, उद्योग स्थल कहते हैं। यानी कि इस समय में जो पत्थर के औजार थे या पत्थर के उपकरण थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों थे, क्योंकि ये जो औजार थे इनका उपयोग ये लोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। और कुछ के साथ ये क्या करते थे, हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी ये लोग बनाते थे। कुछ औजारों से ये लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ियों का जो उपयोग था ये ईंधन के रूप में या झोंपड़ियों को बनाने के लिए भी करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड आया पुरास्थल। अब देखिए पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अब देखिए अवशेष मिले हैं यानी कि उस समय के लोग जो वस्तुएं इस्तेमाल करते थे उन्होंने उन वस्तुओं का निर्माण अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन वस्तुओं को वहीं छोड़ गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये तो था पुरास्थल, अब एक वर्ड और आता है एनसीईआरटी में, आवासीय पुरास्थल। तो देखिए आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं, आवासीय से क्या मतलब है, जहाँ रहने की जगह हो, तो जहाँ लोग रहते थे उस स्थान को हम क्या कहेंगे, आवासीय पुरास्थल कहेंगे। अब देखिए एक आवासीय पुरास्थल मिला है भीमबेटका, जो कि है आधुनिक मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो एक आवासीय पुरास्थल है। ठीक है, जो आवासीय पुरास्थल होते थे ये गुफाओं जैसे स्थान होते थे और इन गुफाओं में ये लोग रहते थे क्योंकि गुफाएं उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से बचाती थी। ठीक है, और ये जो गुफाएं होती थी वो प्राकृतिक गुफाएं होती थी और ये गुफाएं अधिकतर मध्य प्रदेश में जैसे विंध्य और इसके अलावा दक्कन के जो पर्वतीय इलाके हैं और नर्मदा घाटी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पाई गई हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि ये लोग पत्थर के उपकरण बनाते थे, लेकिन जो पत्थर के उपकरण हैं वो 2 तरीक़ों से बनाए जाते थे, यानी कि पाषाण उपकरणों के निर्माण की 2 तकनीकें हैं यहाँ पर। देखिए पहली है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि जिस भी पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में ले लेते थे और दूसरे हाथ से क्या करते थे, एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जिसको इन्होंने औजार बनाना है उसे एक हाथ में ले लिया और दूसरे पत्थर का इस्तेमाल ये करेंगे हथौड़ी के रूप में आघात करने के लिए। तो आघात करने वाले पत्थर से जिस पत्थर पर औजार बनाना है उस पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक कि इन्हें जो आकार चाहिए, जिस आकार का उपकरण चाहिए वो उपकरण ना बन जाए, तब तक ये उसे आघात करते रहते थे। अगर हम दूसरी तकनीक की बात करें तो वो है दबाव शल्क तकनीक। दबाव शल्क तकनीक है, इसमें क्या होता था कि क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं और उससे जो उपकरण इन्हें चाहिए वो उसका शेप जब तक इन्हें मिल नहीं जाता तब तक शल्क ये लोग निकालते रहते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी पाषाण उपकरणों के निर्माण की तकनीकें। आगे अब है देखिए आग की खोज, यानी कि इन लोगों ने आग की खोज की, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आग की खोज के जो अवशेष मिले हैं वो हैं कुरनूल की गुफा है। फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुरनूल की गुफा जो कि कहाँ है, आपकी आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि कुरनूल की गुफा में क्या मिले हैं, राख के अवशेष। और कुरनूल की गुफा कहाँ है, आपकी आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ जो राख के अवशेष मिले हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आरंभिक मानव था वो आग जलाना सीख गया था, ठीक है। और ये जो आग थी इसका इस्तेमाल ये क्या करते थे, कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे कि रोशनी के लिए यानी कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, इसके अलावा रात में जानवरों को दूर भगाने के लिए ये लोग आग का उपयोग करते होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम मैप में कुरनूल की गुफा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है कुरनूल की गुफाएं जो कि पड़ती हैं आंध्र प्रदेश में और यहीं राख के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बदलती जलवायु। तो देखिए बदलती जलवायु में यहाँ बताया गया है कि 12,000 वर्ष पहले क्या हुआ, जो दुनिया की जलवायु थी उसमें कई बड़े परिवर्तन आए और क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई जो क्षेत्र थे वहाँ घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। जब घास बढ़ी तो क्या हुआ, जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी या गाय जैसे जो जानवर होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी, जो कि घास खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। अब जब घास बढ़ी तो घास खाने वाले जानवर बढ़े, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और इन लोगों ने इनके खाने पीने की आदतों, इनके प्रजनन के समय की जानकारी भी हासिल की, ठीक है। फिर हो सकता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ने जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बारे में सोचने लगे होंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, यानी कि ये लोग मछली का भोजन भी करने लगे थे। इसके अलावा ये लोग गेहूं, जौ, धान की जो खेती थी वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, वो जो गेहूं और जौ, धान की जो खेती होती थी, यानी कि जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उगाते थे, ये लोग खेती नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें खुद से ही उगाती थी। तो जो महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे वो इन अनाजों को अपने भोजन के लिए इकट्ठा कर लेते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाम और तिथियाँ। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की,
जो पुरापाषाण काल है उसका जो समय है वो माना जाता है आपका 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के मध्य, यानी कि 20 लाख साल पहले ये लोग पुरापाषाण काल था और इस काल के जो मानव थे, और इसका जो समय है वो 12,000 साल तक अब से माना जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें पुरापाषाण की तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी कि इसका अर्थ होता है प्राचीन, और पाषाण की अगर हम बात करें तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, और ये जो नाम है ये क्या है, ये इसलिए रखा है क्योंकि इस समय के जो पुरा स्थल हैं वहाँ से जो पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं उनके महत्व को बताने के लिए ये नाम रखा गया है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े और बात करें, ये तो था पुरापाषाण काल। अगर हम बात करें मध्य पाषाण युग की, तो ये जो मध्य पाषाण युग है उसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अब से लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। तो वो मध्य पाषाण युग की ही बात है। तो जो मध्य पाषाण युग में हमें कई सारे पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मध्य पाषाण युग का एक और नाम है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेसोलिथ। यानी कि मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, और इसका जो समय काल है वो क्या है, 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक। ठीक है, 12,000 से 10,000 वर्ष के बीच का जो समय है उसे हम मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ भी कहते हैं। अब अगर हम इस काल के औज़ारों की बात करें तो इस काल के जो औज़ार होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, फ्रेंड्स ये आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, इस काल के औज़ारों को कहा जाता था। अब इन औज़ारों की विशेषताओं की बात करें तो इन औज़ारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यानी कि या तो आरी या हंसिया होते थे और उनके पीछे हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे लगे होते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है नवपाषाण काल। तो देखिए, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नवपाषाण युग को हम एक और नाम क्या देंगे, उत्तर पाषाण युग। और इसकी जो शुरुआत है वो मानी जाती है लगभग 10,000 वर्ष पहले से। तो फ्रेंड्स, ये तो थे तीनों युगों के नाम और उनका समय क्रम। अब हम आगे बात कर लेते हैं शैल चित्रकला की। तो देखिए, शैल चित्रकला क्या होती है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे। अब ये जो गुफाएं थी इनमें क्या था, इनकी जो गुफाओं की जो दीवार है उन पर कुछ चित्र मिले हैं। ठीक है, तो गुफाओं के जो चित्र होते हैं उन्हीं को हम शैल चित्रकला कहते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं वो जैसे जो मिले हैं शैल चित्रकला वो मिले हैं मध्य प्रदेश से, इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश से गुफाएं हैं उनमें इनके चित्र मिले हैं। और इन गुफाओं में जो जंगली जानवर थे उनका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में। तो देखिए, पुरापाषाण युग की अगर हम बात करें तो इस काल में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, यानी कि शुतुरमुर्ग पाए जाते थे उस समय में। और इनके जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, तो वो मिले हैं महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। इसके अलावा इनके कुछ छिलकों पर, सॉरी फ्रेंड यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ छिलके होगा, तो इनके जो कुछ छिलके हैं उन पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि चित्र भी मिलते हैं। इसके अलावा इनके जो अंडे थे उनसे मनके भी बनाए जाते थे, यानी कि मोती, मनके का अर्थ होता है मोती, तो इनके जो अंडे थे उनसे मनके भी बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और जिसमें हमने पढ़ा चैप्टर 2। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।